तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएच में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग विज्ञप्ति संबंधी दिशा निर्देश सचिव जी की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित भी कर दिए गए हैं। और अब आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधी जब काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, अब भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जो काउंसलिंग से विज्ञप्ति आज जारी की गई है, उस काउंसलिंग विज्ञप्ति में ढेर सारे पॉइंट हैं जो सभी की समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम केवल और केवल जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके सारे पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, जिससे किसी भी साथी के मन में कोई भी डाउट ना हो और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी आप सभी के हल करते चलेंगे साथ ही में। तो आप सभी लोग बस पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जिस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जियो जारी किया गया था विभाग की तरफ से और उस जियो को अपने अपने ढंग से मनमाने तरीके से एक्सप्लेन करके खूब कचरा फैलाया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी तरीके से एक बार फिर से 12,460 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग विज्ञप्ति आई है उसको लेकर के र्यूमर फैलना शुरू हो गया है। सभी साथियों को ध्यानपूर्वक वीडियो को समझना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सारी चीजें विभाग बिल्कुल सटीक तरीके से कर रहा है, कोई भी मौका चंदा चोरों को भर्ती फंसाने का नहीं दे रहा है। वो छोटे छोटे पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि कोई विभाग की कमी निकले और हम भर्ती फंसाने को लेकर के आगे कोर्ट चले जाएं, भर्ती फंस जाए। लेकिन विभाग भी इतनी चतुराई से सारी चीजें आगे बढ़ा रहा है कि आपको कोई भी मौका नहीं दे रहा है। तो दोस्तों क्या विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसके बिहाफ पर सेकंड काउंसलिंग होगी? जिले पर ही मेरिट डाउन हुई है तो 20 जनपद वालों का चयन होगा कि नहीं होगा? ये वीडियो 0+51 के बेटिंग मल्टीपल और 20 जनपद सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी से निवेदन है अवश्य देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधी जो काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी की गई है सचिव सर की तरफ से, उसके सारे पॉइंट्स को और कहां पे किस पॉइंट पे कौन सी चीज क्लेरिफाई करनी है उसको बिल्कुल हम क्लेरिफाई करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 5 पेजेस की काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले पत्र में जो है वो एफिडेविट बताया गया है। तो उसको समझते हैं पहले। तो साथियों 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ₹100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी या शपथ पत्र, यानी जो अनंतिम सूची 27 दिसंबर को एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, उसमें जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा सभी को गैर न्यायिक ₹100 के स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनवाना है। अब यहां पर प्रश्न बनेगा कि एफिडेविट कहां से बनवाएं? एफिडेविट आप किसी भी जनपद से बनवा सकते हैं, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं या आपकी जहां पर काउंसलिंग होनी है उस डिस्ट्रिक्ट से भी बनवा सकते हैं। लेकिन आगे देखिए समझ में समक्ष दिया है प्राचार्य या अध्यक्ष जनपदीय चयन समिति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पे उस जनपद का नाम आप सभी को लिखना है जहां पर आपने आवेदन किया है या जहां पर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सदस्य सचिव, यहाँ पर भी उस जिले का ही नाम होगा जहां पर आपने आवेदन किया है या काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सदस्य जनपदीय चयन समिति जनपद और उसी जनपद का नाम होगा जहां पर आपने आवेदन किया है या काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। यहां पर कुमार श्री श्रीमती, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम होगा, यहाँ पे जन्म तिथि होगी, यहाँ पे आयु होगी,
यहाँ पे आपका स्थायी निवास होगा। यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो है तहसील, थाना, जनपद और वर्तमान पता में पोस्ट तहसील, थाना, जनपद होगा सारी चीजें। आधार पहचान पत्र नंबर, सत्यापित आधार पहचान पत्र की छाया प्रति भी संलग्न करनी है। यानी जो आपका आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। एवं पैन नंबर, यहाँ पे आपका पैन नंबर होगा और सत्यापित पैन नंबर की छाया प्रति संलग्न करें। और मोबाइल नंबर स्वयं का मोबाइल नंबर आपको लगाना है। तो आधार की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट, पैन कार्ड की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट आपको लगानी है और साथ ही में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है स्वयं का। अब दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि सर हमारा मोबाइल नंबर बदल गया है, खो गया है। वर्तमान में जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। परमानेंट होना चाहिए, चालू हालत में होना चाहिए। फिर आगे क्या है, शपथ पूर्वक बयान करता हूं या करती हूं। अगर लड़का है तो करता हूं, लड़की है तो करती हूं। मेरे द्वारा जनपद, यहाँ पे जिस जनपद में आपने आवेदन किया उसका नाम, शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में दिनांक 29/12/2023 को प्रतिभाग किया गया। दूसरा पॉइंट है, मेरा अनंतिम चयन सहायक अध्यापक के पद पर 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद में हुआ है। तो यहाँ पे आपको उसी जनपद का नाम डालना है जहां पर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या जहां पर आपने आवेदन किया है। तीसरा पॉइंट है, मेरा अनंतिम चयन मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अभिलेखों या प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ है। अभिलेखों के परीक्षण है तो मैं स्वयं दिनांक, यहाँ पे आपको उसी डेट को डालना है जिस डेट को आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। यह नहीं कि जिस दिन आप एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं उस दिन। ये एफिडेविट का कार्य आप सभी को कल ही कर लेना है, या कल नहीं कर रहे हैं तो परसों कर ले। 100 रुपए आपके लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो चयन होने ही जा रहा है। अगला पॉइंट है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों का मिलान अभिलेखों के परीक्षण के समय किया गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किसी भी स्तर पर कोई शैक्षणिक अभिलेख, प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण अभिलेख प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र या अध्यापक पात्रता परीक्षा अंक पत्र या प्रमाण पत्र, आरक्षण या विशेष आरक्षण से संबंधित अभिलेख या प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अभिलेख सत्यापन उपरांत कूट रचित या फर्जी पाए जाने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन या नियुक्ति प्रारंभ से शून्य माना जाए, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। यानी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई गलती होती है तो उसके जिम्मेदार हम आवेदक स्वयं होंगे। ये चीज यहाँ पर कही गई है। यह शपथ पत्र जो बन रहा है उसका ही ये पोर्शन है। पांचवा पॉइंट रहेगा, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं, किसी प्रकार की सूचना तथ्य गोपनीय नहीं किया गया है। छठा पॉइंट है, मैं भली भांति अवगत हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी शैक्षणिक अभिलेख व अन्य अभिलेखों के फर्जी या कूटरचित पाए जाने पर मेरे विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। सातवां पॉइंट कहता है कि मेरे द्वारा कूटरचित या त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के आधार पर चयन या नियुक्ति प्राप्त कर मेरे द्वारा जो वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त किए गए होंगे मैं स्वयं राजकीय कोषागार में जमा करूंगा या करूंगी। और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, नाम होगा, ये सारी चीजें। तो ये था एफिडेविट का पोर्शन जिसके सारे पॉइंट हमने आपको समझा दिए। फिर भी अगर एफिडेविट के किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत आ रही है, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, फटाफट कमेंट करें। आपके संपूर्ण प्रश्नों का समाधान हम जरूर देंगे, क्योंकि ये नौकरी का दोस्तों मामला है और यहां पर कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। आप देखते हैं दोस्तों, जो काउंसलिंग विज्ञप्ति है उसका असली और मेन पोर्शन पेज नंबर 2 से। यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 व अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश। पहला पॉइंट क्या है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 एवं अन्य संबंध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में निम्नवत समय सारणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी जो सर्कुलर जारी किया गया था उसका मेंशन है। उसमें पहला पॉइंट है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में अनंतिम चयन सूची तैयार करना एवं जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाना, ये कार्रवाई 27/12/2023 को की जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि अभिलेखों के परीक्षण की कार्रवाई, एक तरीके से कह सकते हैं काउंसलिंग, या जिसको हम लोग डीबी कहते हैं,
वो होगी 29/12/2023 को। तीसरा पॉइंट है कि अभिलेखों के परीक्षण उपरांत अहर्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा 30/12/2023। आप दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये तो कार्रवाइयां आपके सर्कुलर में भी मेंशन थी और वही चीजें यहां भी मेंशन कर दी गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 30 को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। प्रश्न यहां पर आप सभी का बनता है, क्या चयन सूची वालों का ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा? तो ये प्रश्न आपका स्वतः सॉर्ट आउट हो जाएगा इसी वीडियो में, बस आप सभी लोग आगे बने रहें। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। सर्कुलर में जो दूसरा पॉइंट था वो दूसरा है, यहाँ पे जो विज्ञप्ति है काउंसलिंग की उसमें दूसरा है कि अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्रवाई दिनांक 29/12/2023 को की जाएगी। अनंतिम सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र पूर्व में दिया जा चुका है, ये पॉइंट समझना कि जिनको नियुक्ति पत्र पूर्व में दिया जा चुका है को छोड़ते हुए उनको छोड़ दिया जाएगा अन्य अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जिनको पूर्व में नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है उनको छोड़कर अन्य सभी के शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा पॉइंट समझते हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में अपने, अब देखो जब आपको 29 तारीख को जाना है तो आपको लेकर के क्या जाना है, रजिस्ट्रेशन व आवेदन पत्र की प्रति ले जानी है। आपको जो आपने शुल्क जमा किया था उसका साक्ष्य ले जाना है यानी फीस रसीद, और समस्त शैक्षिक एवं अन्य मूल अभिलेख भी आपके साथ होने चाहिए। उसकी 2 सेट 100 प्रमाणित छाया प्रतियां होनी चाहिए। 2 सेट हमने पहले वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट रिलेटेड, आज भी चैनल पे है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ले जाएंगे। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर प्रतिभाग करना होगा। यानी काउंसलिंग के समय आप सभी को बता दें आवेदन पत्र की प्रति और रजिस्ट्रेशन, यानी वही आवेदन और रजिस्ट्रेशन जो है उसकी एक प्रति ले जाना है, जो आपने फीस जमा करी थी उसकी रसीद ले जानी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल ले जाने हैं, और 2 सेट फोटोकॉपी के तैयार करके काउंसलिंग के समय ले जाने हैं, सभी को ले जाने हैं। आपके यहाँ पे प्रश्न बनता है सर हमारे जमा है डॉक्यूमेंट हमें नहीं ले जाना, जिसके जमा है उसको भी ले जाना है, जिसके नहीं जमा है उसको भी 2 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट लेके जाने हैं। और साथ में 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 4 बोले गए हैं विज्ञप्ति में, मैं आपको बता रहा हूं आपके पास 10 फोटो हैं, कोई गलत नहीं, क्योंकि आगे आपके वही फोटो फिर काम आते रहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपके डॉक्यूमेंट बीएसए में जमा है फिर भी आपको ले जाना है, आपने बीएसए से डॉक्यूमेंट विड्रॉ कर लिए हैं फिर भी आपको ले जाना है। आपको दो सेट जो है डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेकर के ही जानी है। चौथा पॉइंट है, किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये पॉइंट आप सभी लोग बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा और आपको नौकरी का मौका नहीं मिलेगा, ये इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहां पे एक चीज आप सभी को बता दें, जिन साथियों के पास ग्रेजुएशन की या बीटीसी का प्रमाण पत्र या डिग्री नहीं है उनको नहीं परेशान होना है, उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है डिग्री का, वो निकलवा लेना है ऑनलाइन, जो 300 से 400 रुपए मैक्सिमम में निकल जाएगा और वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। आप उसको लगा करके काउंसलिंग करवा देंगे, वो 100% मान्य होता है। उसके बाद 6 महीने के बाद आपकी डिग्री जब आ जाए ओरिजिनल तो आप उसे लगा देना। 5वां पॉइंट है कि एनआईसी द्वारा जनपद अभ्यर्थियों द्वारा जनपद के एनआईसी पर अपलोड की गई अनंतिम चयन सूची जनपद की एनआईसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे वो वहां से देख सकते हैं। 51 जनपद में सीटें थी 12,460 शिक्षक भर्ती की, तो 51 जनपद के एनआईसी पोर्टल के एड्रेस जो है विभाग की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं। 27 तारीख को आप सभी लोग अनंतिम सूची इन्हीं एड्रेस पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसी तरीके से आप किसी भी जनपद की अगर एनआईसी पोर्टल की आईडी खोलना चाहते हैं तो उस जनपद का नाम, जैसे पहला जनपद है aligarh.nic.in, इसी तरीके से मान लीजिए आपको अमेठी का खोलना है तो अमेठी का भी इसी तरीके से खुलेगा, amethi.nic.in, जाकर के गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे और पूरा जनपद का एनआईसी पोर्टल खोल के आपके सामने आ जाएगा। वहां से आप अपनी जो अनंतिम सूची है उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी जनपद, जैसे बहराइच का करना है,
या बलिया का करना है तो जनपद का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद .nic.in टाइप करेंगे और उसकी जनपद की NIC पोर्टल खुल के आप सभी के सामने आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 51 जनपद के नामों को बार-बार बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको गोंडा की अनंतिम सूची चेक करनी, आप अपने मोबाइल के या लैपटॉप के या टैबलेट के गूगल के सर्च बार में जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे gonda.nic.in और वहां से गोंडा के NIC पोर्टल की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। वहां से आप शिक्षा विभाग पर जाएंगे और वहां पर आपको जो BSA की तरफ से अनंतिम सूची तैयार करके अपलोड की गई है उसे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप 27 तारीख के बाद ही देख सकते हैं क्योंकि अभी ये प्राइवेट मोड में रखी गई है। तो पब्लिक मोड में आप सभी को बता दें, ये अनंतिम सूची 27 तारीख को ही आप सभी को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपको रामपुर की देखनी है तो रामपुर का एड्रेस है, सोनभद्र की देखनी है तो सोनभद्र का एड्रेस है, सुल्तानपुर की देखनी है, यानी सभी जनपद जहां 51 जनपद की जो है NIC पोर्टल जो है एड्रेस दिए गए हैं जिसे आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। ये आप सभी लोग देख सकते हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से ये काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये आगे के पॉइंट को अब जरा डिस्कस करते हैं, जिसमें आप सभी लोग यहां पर देखेंगे कि ये भी 24/12/2023 को लेटर प्रेषित किया गया है। कितना कॉन्फिडेंशियल तरीके से विभाग कार्रवाई कर रहा है आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आज 25 है, कल लेटर रिलीज हुआ और हम लोगों को आज खबर लग रही है। तो प्रेषक है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से पत्र प्रेषित किया गया है। 51 जनपद के BSA को ये लेटर प्रेषित किया गया है, काउंसलिंग विज्ञप्ति प्रेषित की गई है, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया और शामली, इन जनपद के BSA को ये लेटर प्रेषित किया गया है। पत्रांक संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं 35,686-968/2023-24 और दिनांक यहाँ पे दी गई है। विषय क्या है? 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 एवं अन्य संबंध विशेष अपीलों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन के संबंध में बात की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, महोदय कृपया उपयुक्त विषय के बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 34,261-317/2023-24 दिनांक 18/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में अग्रतर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद स्तर पर समस्त कार्रवाई निर्धारित समय सारणी जो निम्नवत है के अनुसार की जाएगी। तो ये जनपद स्तर पर भर्ती है तो वहीं पर किया जाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 27/12 को NIC पोर्टल पर अपलोड की जाएगी अनंतिम सूची और 29/12/2023 को काउंसलिंग होगी और 30/12/2023 को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, जो पॉइंट है हमारे सबके लिए। पहला पॉइंट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जो अद्यतन संशोधित में गठित जनपदीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत जनपद हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष आरक्षण के सुसंगत नियमों का पालन करते हुए तैयार अनंतिम चयन सूची दिनांक 27/12/2023 को जनपद के NIC पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्रवाई दिनांक 29/12/2023 को की जाएगी। अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र पूर्व में दिया जा चुका है को छोड़ते हुए अन्य अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की जाएगी। शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में अहर्य पाए गए अभ्यर्थियों को जनपदीय समिति के अनुमोदन के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय अपने रजिस्ट्रेशन व आवेदन पत्र की प्रति, शुल्क जमा करने का साक्ष्य, समस्त शैक्षिक एवं अन्य मूल्य अभिलेख, उसके 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर प्रतिभाग करना होगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की दशा में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। चौथा पॉइंट कह रहा है, शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएंगी।
काउंसलिंग की तिथि को समुचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा साफ सफाई रखी जाएगी। शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की तिथि से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को अवश्य सूचित किया जाएगा। तो ये विभागीय कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश हैं। आगे भी देखते रहिए आप सभी लोग। शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा तथा पंजिका के जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा उस क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा। अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सदस्य सचिव जनपदीय चयन समिति का पूर्ण दायित्व होगा। तो कुल मिलाकर के अभिलेख आपके जो जमा होंगे उसकी रसीद भी आप सभी को दी जाएगी। अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत नियुक्ति हेतु अर्ह पाए गए एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र पूर्व में निर्गत किया गया है को एक साथ सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों की सूची वरिष्ठता क्रम में निम्न प्रारूप पर परिषद की ईमेल आईडी जो है upbasic12460 पर दिनांक 29/12/2023 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। किस फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी? अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप सभी लोगों को समझना है कि जो ये नियुक्ति पत्र पाए की बात की जा रही, तो यहाँ पे ये चयन सूची के एस्पेक्ट में बात की जा रही है और चयन सूची वाले और अन्य जो आप सभी की काउंसलिंग होगी 0+51 के बैटिंग वालों की, उन सभी को एक साथ ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये डाउट आपका सभी का यहाँ पर हल हो गया होगा कि चयन सूची वालों को पहले नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आप लोगों को बाद में। ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जो ये काउंसलिंग विज्ञप्ति आई है उसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रारूप है कि क्रम संख्या है, जनपद का नाम है, विज्ञापित पद है, दिनांक 29/12/2023 को शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में नियुक्ति हेतु अहर्य पाए गए या पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों का विवरण। यानी जो 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो पूर्व से नौकरी कर रहे हैं, उन सभी का विवरण जो है एक साथ में फिर से विभाग अपलोड करा रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म गुणांक, श्रेणी वर्ग, चयनित श्रेणी वर्ग, विशेष आरक्षण और पूर्व में निर्गत नियुक्ति पत्र का दिनांक, यानी पूर्व में जब उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था उसकी डेट भी मेंशन की जाएगी। दूसरा प्रारूप क्या है यहाँ पे, इसमें भी आप सभी लोग देख सकते हैं जनपद का नाम और अनुपस्थित, यहाँ पे जो अनुपस्थित होंगे उनका विवरण भी बनाना है। आप सभी लोग देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है 29 यानी काउंसलिंग में अनुपस्थित होंगे उनका भी जो है डिटेल रखा जाएगा। तीसरा प्रारूप कह रहा है कि क्रम संख्या, जनपद का नाम, विज्ञापित पद, श्रेणी वर्ग, पदों की संख्या और पूर्व में नियुक्त एवं दिनांक 29/12/2023 को शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में अहर्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या को जोड़ते हुए भरे गए कुल पदों की संख्या, यानी कुल कितने पद भरे जा चुके हैं ये भी ध्यान रखना है। गुणांक या जन्मतिथि और रिक्त पद, ये डिटेल यहाँ पे दिखाना है। और इसको आप सभी को बता दें आरक्षण के नियमों के तहत ही रिक्त पदों का डिटेल लिया जाएगा कि अनारक्षित कितने, ओबीसी कितने, SC/ST कितने हैं और दिव्यांग कितने हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कितने, भूतपूर्व सैनिक कितने, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी विभाग की तरफ से। और ये क्यों मेंशन कराई जा रही है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर बता दें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कितने पद अब रिक्त बचे हैं। उन रिक्त पदों के सापेक्ष में सेकंड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा जो ओपन टू ऑल होगी साथियों। और ओपन टू ऑल होगी तो सभी अभ्यर्थियों को मौका किसी भी जनपद में रिक्त सीटों पर काउंसलिंग कराने का होगा। तो ऐसे में 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं राहत दी गई है काउंसलिंग विज्ञप्ति के तहत। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय इस आशय का शपथ पत्र यानी प्रारूप संलग्न दिया जाएगा कि उनके द्वारा जनपद में शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्रवाई में प्रतिभाग किया जा रहा है। 8वां पॉइंट है कि अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अहर्य पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से स्वास्थ्य यानी हेल्थ सर्टिफिकेट जो हमने बताया था 7 दिवस के अंदर जमा करना है। 9वां पॉइंट कह रहा है कि दिनांक 29/12/2023 को शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्रवाई प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा, यानी शासन स्तर से आपको काउंसलिंग में शामिल होने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। अगला जो अंतिम पॉइंट है कि उपयुक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्रवाई उपरोक्ता अनुसार दिए गए निर्देशों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 और नोटिफिकेशन या सर्कुलर डेटेड 26/12/2016 के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना एवं तद विषय निर्गत शासनादेश या विभागीय निर्देश या
तत्सम आरक्षण के सुसंगत नियमों का पालन करते हुए पूर्ण पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की शिथिलता के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य, सचिव या जनपदीय समिति उत्तरदायी होगी। कृपया उक्त के संबंध में अग्रतर आवश्यक करना सुनिश्चित करें। भौती प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काउंसलिंग विज्ञप्ति का जो इंतजार था आप सभी को, वो इंतजार समाप्त हो चुका है। सचिव प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश रिटर्न फॉर्म में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इस विज्ञप्ति को पब्लिक कराया जाएगा न्यूज़पेपर में और एनआईसी पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि 27 तारीख को एनआईसी पोर्टल पर जो अनंतिम चयन सूची होगी उसे पब्लिक डोमेन में कर दिया जाएगा, जिसे सभी अभ्यर्थी अनंतिम सूची को चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आप सभी का इंतजार था वो समाप्त कर दिया है बेसिक शिक्षा विभाग ने। और अब आप सभी लोग केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट पर फोकस करें। जिन डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसे कंप्लीट करें और अपनी काउंसलिंग किट बिल्कुल तैयार करके रखें, क्योंकि अब आप सभी को हमने पिछली वीडियो में जो बताया था इतने डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, उतना फिट करके रखें, क्योंकि अब इसी के साथ आपको विद्यालय भी विभाग भेजने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है, बेहतरीन है, सभी को सम्मिलित किया गया है, ये एक अच्छी बात है। सभी की जो डिमांड थी कि एक काउंसलिंग में सबको लिया जाए, तो एक काउंसलिंग में ही सभी को बुलाया गया है। लेकिन 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के मन में अभी भी डाउट बना रहेगा, क्या हमें इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराया जाएगा या हमको सेकेंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा, मल्टीपल वालों को कब मौका दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें, आप सभी को पैसेंस नहीं खोना है। आप सभी जब 27 तारीख को अनंतिम चयन सूची एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, तब वहां से आपको बिल्कुल सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आप सभी को एक साथ में काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है या आप सभी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद रिक्त पदों का डाटा भी कलेक्ट करा रहा है विभाग, और रिक्त पदों की संख्या विभाग के पास सामने आते ही आपको बता दें सेकेंड काउंसलिंग कराई जाएगी, और सेकेंड काउंसलिंग जो होगी वो ओपन टू ऑल ही होगी। तो कुल मिलाकर के सेकेंड काउंसलिंग डन हो चुकी है, विभाग ने इस पर अपनी फाइनली मुहर लगा दी है कि सेकेंड काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन 30 तारीख के बाद ही सेकेंड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा, ये बात भी लगभग कंफर्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो जिले के अंदर मेरिट डाउन करने की बात की गई थी, तो मेरिट डाउन तो की गई है, ऐसे संकेत मिल चुके हैं इस काउंसलिंग विज्ञप्ति से, लेकिन इतनी भी नहीं डाउन की जाएगी कि सभी पदों को बहुत ही मेरिट गिरा करके पूरा कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर के सेकंड काउंसलिंग 100% होगी और ओपन टू ऑल होगी, इसको लेकर क्लेरिफाई कर दिया गया है। कुल मिलाकर के मल्टीपल और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को 27 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि एनआईसी पोर्टल पर अनंतिम चयन सूची अपलोड नहीं हो जाती है। लेकिन उन सभी साथियों को सजेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अपने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। आपको अगर इसमें नहीं मौका मिलता है तो सेकेंड काउंसलिंग में 100% मौका मिलने जा रहा है। तो आप सभी लोग किसी की बातों के बहकावे में नहीं आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे और डॉक्यूमेंट किट रेडी रखें। जल्द से जल्द आप सभी लोगों को नौकरी मिलने जा रही है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत। दोस्तों ये था 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने संबंधी काउंसलिंग जो विज्ञप्ति जारी की गई विभाग की तरफ से, उसका पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस, जिसको हमने आप सभी को विस्तार पूर्वक समझा दिया है। सारे डाउट जहां पे बन सकते थे उसको हल कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, तो आप कमेंट करें, उसका जवाब आप सभी को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी स्टडी विद टीएसएसजी फैमिली को अपनी नौकरी के साथ 10 की फैमिली कंप्लीट करें, और जिससे हम लोग दोहरी खुशी सेलिब्रेट कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।